नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 मार्च 2026। आज है संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वैल्यू बाय सीरीज के इस 5th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 4 वीडियोस हम लोग पोस्ट कर चुके हैं। आई एम श्योर आपने इनको देखा होगा, इन स्टॉक्स को एनालाइज किया होगा। आज के दिन जिन स्टॉक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं कि इन स्टॉक्स में हमें क्या करना है। ये स्टॉक्स नो डाउट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जिसको कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू ऑफर कर रहा है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक में अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल आया था, जब उनके चेयरमैन ने रिज़ाइन इसलिए किया था कि उनको एथिकल कंसर्न्स नज़र आ रहे थे। अगर कोई कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ये कह के निकले कि बैंक के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं, या फिर बैंक के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, या फिर बैंक का फ्यूचर अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू गाइडेंस, तो मार्केट इसको अलग तरह से लेती है। लेकिन अगर कहीं पर एथिक्स की बात आ जाए तो सीधे सीधे मैनेजमेंट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न वाई मार्केट टुक इट वेरी नेगेटिवली। बट इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट ने इसमें ओवर रिएक्ट किया। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिस्त्री साहब के मिस्त्री ने उनकी पोजीशन ली है, और ये बात भी बोली है कि HDFC बैंक को लेकर के, उनकी फंडामेंटल्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और उन्होंने इस पोजीशन को 3 महीने के लिए इसलिए नहीं लिया है कि वो लेना चाहते थे, इसलिए लिया है क्योंकि वो बैंक के एथिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अश्योर्ड हैं। इसके अलावा एक और निगेटिव चीज़ दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए कि RBI ने भी एक कमेटी ऑर्गेनाइज करी है ना, कुछ लेवल पे वो इंक्वायर कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल HDFC बैंक में मसला है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई दिखाई पड़ रही है। बट मेरे हिसाब से बैंक में एथिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हमको इसलिए सीरियस हो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछें, मैंने पहले भी इस बारे में बोला है कि अगर आप एथिक्स के बारे में 100% सोचेंगे तो फिर आपको ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप कहें कि हफ्ते में 70 घंटे करना कहाँ एथिकल है, तो एम्प्लॉय से 70 घंटे काम कराना बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। बट अगर आप एथिकली काम नहीं करेंगे, मतलब एथिकली इन द सेंस देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक तो होता है एम्प्लॉयज़ को पूरा ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का ध्यान रखना, उनके वर्क कंडीशंस का ध्यान रखना, उनके पर्क्स पे प्रिविलेजेस का ध्यान रखना। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस यू हैव टू आउट परफॉर्म, है ना। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील कि हर चीज़ को ध्यान में रख करके आप काम नहीं कर सकते, किसी न किसी चीज़ को तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। एनीवे, दोस्तों बात करते हैं हम लोग स्टॉक के बारे में। तो अगर हम लोग देखें रिसेंटली जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर स्टॉक हैज़ क्रैक्ड। अगर आप देखें तो दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1000 रुपये में, फेब में ट्रेड कर रहा था 950 रुपये में, अभी स्टॉक पहुँच गया है 750। मेरा समझ में आ रही है। तो 25% स्टॉक ये क्रैश कर चुका है विद इन स्पैन ऑफ 3 months, एंड विद इन अ मंथ ऑलमोस्ट 20% प्लस। वही बात रही पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस में दोस्तों, इस स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था। समझ गए? 2021 के प्राइस पे आपको HDFC बैंक मिल रहा है। 2021 समझते हो? 2021 मतलब कोविड का थर्ड वेव, कोविड के थर्ड वेव के प्राइस में आपको HDFC बैंक मिल रहा है। तो कोविड का थर्ड वेव और HDFC बैंक के प्रेजेंट प्राइस में मेरे हिसाब से तो एक बहुत ज़बरदस्त वैल्यू छुपी हुई है। इसको भी साइड में करते हैं, वैल्यूएशन पे आते हैं। क्या हमको वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ठीक मिल रहा है? तो हम लोग आते हैं पिछले लास्ट 10 ईयर की वैल्यूएशन पे। दोस्तों लास्ट 10 साल में स्टॉक का जो पी रहा है, मीडियन पी, वो करीब करीब 23-24 के आसपास रहा है ना। अभी स्टॉक आपको 15-16 की लोवेस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है? बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं। लास्ट 10 साल के सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, जैसा कि एटलीस्ट पिछले 10 सालों में तो नहीं मिला। वहीं बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% मैसिव, 15 से 16% के आसपास की स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप म्यूचुअल फंड में घुसते हैं, देखते हैं कितना म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं। ये स्टॉक इक्विटी पे 15% के रिटर्न्स दे रहा है इन दी लॉन्ग टर्म, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल का जो फिगर है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल जितनी ज़्यादा उठाओगे, जितनी ज़्यादा लेंड करोगे, उतना ज़्यादा रिटर्न बनेगा। और ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट से उठाते हैं।
सो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल का जो नंबर है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसी टर्म में तो आप देखें रिटर्न ऑन एसेट ROA, दैट इज़ अ स्लाइटली बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। फिलहाल स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 15.62, जो कि लास्ट 10 ईयर्स के लोवेस्ट वैल्यूएशन पर चल रहा है। पीजी रेशियो के बारे में बात करें दोस्तों, पीजी रेशियो 1 के भी नीचे चला गया है। तो यहाँ पर ये बात कहना कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है इज़ जस्ट नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। पब्लिक होल्डिंग के बारे में बात करें, 15% की होल्डिंग पब्लिक की है और प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि फुली डाइवेस्टेड कंपनी है, बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक मैट्रिक्स बताता हूँ कि कोई कंपनी अगर लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही हो तो वो डिजर्व करता है स्टॉक लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन पे रहने का। मैंने बोला है कि नहीं बोला है? लेकिन दोस्तों ये तो हो गई बात पास्ट की, तो स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाई के वैल्यूएशन पे ही तो ट्रेड कर रहा था। आई जस्ट ओपन द चार्ट ऑफ रिलायंस ऑफ HDFC बैंक टू यू, तो यू विल बी गेटिंग द फेयर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो ये नंबर्स हैं, जैसे इसके नंबर्स आए तो स्टॉक लाइफ टाइम हाइज पर ही तो चल रहा था। स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 1000 विच वॉज इट्स लाइफ टाइम हाई। लेकिन अभी स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि इसमें कई सारे निगेटिव्स आ सकते हैं, फ्यूचर में उसको डिस्काउंट कर रहा है। अब क्या निगेटिव हो सकते हैं? अगर RBI ने इंक्वायरी करी और उसमें कुछ निगेटिव निकल आया तो देन व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके अलावा अगर AI आता है, जॉब चली जाती हैं, जो लोगों ने लोन ले रखे हैं उनको रीपे नहीं कर पाए तो सेकंड क्वेश्चन मार्क। अगर ये वॉर चलता रहता है, कई सारी कंपनीज़ ने एज इट इज़ काम करना बंद कर दिया है या फिर रिड्यूस स्केल पे काम करना बंद कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अपनी EMIs को पे नहीं कर पाते हैं तो कई सारे क्वेश्चन मार्क्स को ये सारे के सारे जो ये फॉल है वो फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसको करते हैं साइड में। हम लोग तो दोस्तों उसको अपने टेक्निकल पैरामीटर्स पे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक को अगर आप देखें दोस्तों तो ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट जोन पे ट्रेड करता है। कैन यू सी दिस? 1 2 3। तो इससे पहले भी दोस्तों ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे 2020-21 में था, 22-23 में आया था, 24-25 में आया था और अभी ये 2026 में आया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाइंग जोन है। कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें कि मैं बोलता हूँ कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट होगी, मैं बोलता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो काफ़ी तेज़ी से एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि जो फ्रॉथ का पार्ट था, जो बोलते हैं ना झाग ऑलरेडी निकल चुकी है। अब सिर्फ नीचे छाछ बचा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का। तो जो छाछ का पार्ट है, अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था 1000 पे, 900 पे, 950 पे, 800 पे, तो वो था झाग। लेकिन अब यहाँ से 750 एंड बिलो हैपन्स टू बी अ ग्रेट डिमांड जोन। और मेरे हिसाब से अगर स्टॉक कहीं आपको 650 से 700 के प्राइस से मिल जाए, ओहो इट्स अ प्योर क्रीम देन। अभी तो छाछ की बात कर रहा था, यहाँ 650-700 के बीच में तो प्योर क्रीम स्टार्ट हो जाती है। नीडलेस टू से दोस्तों FIAs स्टॉक को बहुत हेवीली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 2023 में जहां स्टॉक में 32% की होल्डिंग थी FIAs की, बढ़ा के उन्होंने 48% कर ली है। DIS की 28% की होल्डिंग थी, बढ़ा करके उन्होंने 37% कर ली है। बाकी आपकी मर्जी है। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर क्या स्टॉक को बाय कर लें, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया है। स्टॉक का नाम है CDSL। अब दोस्तों CDSL के बारे में बात करें तो ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये वो कंपनी है जो कि मार्केट मेकर है। मतलब इसके बिना मार्केट में काम हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि डुओपोली कंपनी है। कोई भी शेयर आप बाय करते हैं तो दो ही कंपनीज में जाता है, या तो वो NSDL में जाता है या तो वो CDSL में जाता है। जनरली अगर हम मुझसे पूछें तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो CDSL में उनकी ट्रेडिंग होती है। NSDL जनरली कॉर्पोरेट अकाउंट्स को होल्ड करता है ना। जो कंपनीज़ हैं जैसे कि हमारी कंपनी है, उनके जो डीमेटेरियलाइज शेयर्स हैं वो सारे के सारे NSDL में। ऑलराइट, तो CDSL जनरली रिटेल कैटेगरी को फोकस करता है और रिटेल पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो ये CDSL के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होती है। लेकिन अगर मार्केट वीक रहती है, जैसे कि ट्रम्प साहब के आने के बाद हुआ है, पिछले 1 साल से मार्केट वीक ही चल रही है, उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर्स के लिए बढ़िया रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करें। डिस्पाइट मार्केट बीइंग वीक, डिस्पाइट पिछले 1 साल में निफ्टी के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पॉजिटिव रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं, यू आर डूइंग गुड। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं है। तो दोस्तों CDSL में भी पार्टिसिपेशन कम हुआ है। अगर आप देखें स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट 1800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था जून 2025 में,
जून 2025 के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ साउथवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट शो किया है और 1800 रुपए का शेयर अभी आपको 1200 रुपए की भी प्राइस के नीचे चल रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन कि एक साल के अंदर अंदर स्टॉक 33% से ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। और राइट, वहीं पी रेशो के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक आपको 50 के पी पे मिल रहा है, जिस वैल्यूशन पे स्टॉक आपको 2021-2022 पे मिल रहा था। मतलब ये नहीं कह सकते कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है। नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक होल्डिंग 57% की है, बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है पब्लिक के द्वारा। अच्छा, हम लोग इसके बाकी FIS GIS क्या होल्डिंग उसको भी देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% की है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% की है। तो नंबर वाइज तो स्टॉक बेहतरीन है, नो डाउट अबाउट इट। डेट फ्री कंपनी है ना। इसके अलावा बात करें, डिविडेंड भी 1% का देता है। तो हर एक पैरामीटर में एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, वहीं बात करें पीजी रेशो की, तो पीजी रेशो अगर 1 या 1 के नीचे होता तो उसको बहुत ही सुंदर मानते हैं, जैसा कि HDFC बैंक। बट इस कैटेगरी में तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि NSDL भी आपको 2.68 2.67 के पीजी रेशो पे मिल रहा है, CDSL भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, NSDL का जहां 17.5-18% है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर CDSL इज 33%, मैसिव। आप समझ सकते हैं उसी से इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। नाउ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो दिसंबर के रिजल्ट्स थे, दिसंबर 2025 में कंपनी ने सेल्स पोस्ट करी थी 304 करोड़ की, जो कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, आई विल नॉट से लाइफ टाइम हाई सितंबर 2025 में था। और अभी मार्च क्वार्टर में थोड़े से और हालात गिर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें 133 करोड़, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा सितंबर 2024 में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा और ज़्यादा था। तो दिसंबर 2025 में नॉट लाइफ टाइम हाई, बट हमको एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर से हमको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ पब्लिक ही होल्ड कर रहे हैं, कुछ FIS GIS भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों FIS के पास 2 साल पहले 2.5 साल पहले स्टॉक में 14.5% की होल्डिंग थी, जो कि रिड्यूस करके उन्होंने 12.5% के आसपास कर दी है। DIS के पास 18.5% की होल्डिंग थी, जो कि उन्होंने रिड्यूस करके 15% कर दी है। प्रमोटर्स के पास 20% की होल्डिंग थी, जो कि उन्होंने रिड्यूस करके 15% कर दी, और DIS ने और पब्लिक ने माल जम के उठाया। तो बेसिकली पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग होना मैं पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि पब्लिक के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन जो उनके पास पहुंचती है बहुत स्टेल होती है। उनके पास कैपेबिलिटी ऑफ रिसर्च भी बहुत पुअर होती है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती नहीं है। उनको अपने ऊपर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता नहीं है। कोई बोल दे तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना। तो किसी ने उनकी बात को सेकेंड कर लिया, तो इसलिए पब्लिक होल्डिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। नॉटविथस्टैंडिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो स्टॉक जिस प्राइस पे गिर रहा है उस प्राइस पे तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट द स्टॉक का जो सपोर्ट कम्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1050 1060 के आसपास स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आता है। थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं दिखाऊंगा। तो 1060 1050 इज दिस लेवल, कैन यू सी दिस हियर। तो कोई भी चीज़ मैं बिना रीज़न के बिना लॉजिक के बोलता नहीं हूँ। मैं हो सकता है आपको चार्ट एक्सपैंड करके ना दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका होमवर्क नहीं किया। होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ है। वैसे भी ये स्टॉक को मैं दिन में 10 बार देखता हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग तो CDSL अभी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1171 के आसपास। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़े से गिरावट की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आने वाले क्वार्टर में वीकनेस आपको दिखाई पड़ सकती है। हालांकि नंबर वाइज स्टॉक इज लुकिंग स्टिल वेरी वेरी गुड, बट गिवन द काइंड ऑफ बिजनेस द बिजनेस में सफ़र इन कमिंग वीक्स अहेड। अभी ईरान वॉर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा तो और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, उनको लगेगा भैया FD जिंदाबाद, है ना। कुछ समय पहले लोग बोलते थे FD बहुत ख़राब है, अंकुर वारिको भाई साहब है ना, वो एक्सेल शीट लेके खोल के बढ़ जाते हैं लोग। तो उन लोग अब कुछ दिनों पहले बोल रहे थे गोल्ड बिल्कुल ख़राब चीज़ है, उनके 2-3 साल पुराने वीडियोस देखो। SIP बहुत अच्छा है, अब वो बोलेंगे कुछ दिनों बाद SIP बहुत बेकार चीज़ है, और आप लोग फिक्स रिटर्न पे फोकस करिए, क्योंकि जो उनको पैसा दे देता है उसके ही ऐप और उसके ही वेबसाइट प्रमोट करने लगते हैं लोग। ये ऐसा ही धंधा ही ऐसा है, बैड बिजनेस दिस इज। नॉटविथस्टैंडिंग CDSL के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और अल्टीमेट सपोर्ट जोन, और 1050 के आसपास का एक पहला सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से स्टॉक 5 से 10% की गिरावट देने की क्षमता रखता है। इन केस द स्टॉक कम्स एट 1050 1060 इट्स अ ग्रेट बाय। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर मैं बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ CDSL में बाय करने के लिए, तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि आप लोग थोड़ा सा अगर वेट कर लें, एटलीस्ट 1150 के बाद ही बाय करना शुरू करें, तो एक आपको एक अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल स्टॉक अभी भी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके चार्ट को मैं दिखाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। इसके चार्ट क्या खूबसूरत है और क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है स्टॉक के बारे में बात रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर अंदर इनफैक्ट 6-7 महीनों के अंदर अंदर स्टॉक 25-2600 के प्राइस से गिर के 2000 के प्राइस पे आ गया। तो अराउंड 20-22% के आसपास से करेक्शन स्टॉक शो कर चुका है। वहीं पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं तो ये स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था, एंड दैट हैपेंस टू बी अ ग्रेट वैल्यू बाय। नाउ वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट पिछले 5 साल के तो ये स्टॉक लोवेस्ट वैल्यूएशन पे है ही। 10 साल के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 10 साल में अगर आप देखें तो 2016-17 में स्टॉक का जो पी था वो 14 के आसपास, 40-45 के आसपास था। तो ये स्टॉक मोटा अगर आप कहें तो 10 साल के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे चल रहा है। आपने क्या सोप यूज़ करना बंद कर दिया है? क्या आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स यूज़ करना बंद कर दिया है? आई डू नॉट थिंक सो। आई स्टिल फील कि अगर आपको साबुन खरीदना है बढ़िया तो लक्स से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। व्हाट इज़ योर व्यू, यू कैन लेट मी नो दो। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में मात्र 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 61%, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 11.5%, मतलब ऑलमोस्ट 89% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है 28%। डिविडेंड यील्ड 2% को तो ये डिविडेंड ही दे देता है। ग्रोथ इज सेकेंडरी, ग्रोथ तो आपको जो है लॉन्ग टर्म में मिलेगी है ना। बट ये स्टॉक चूंकि एफएमसीजी बिजनेस का है तो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे रहता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है एफएमसीजी बिजनेस है, काफ़ी सेफ बिजनेस है। वॉर होगा तो भी आदमी नहाएगा, साबुन लगाएगा और है ना इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा। तो इट जनरली इज़ अ सेफ बिजनेस। दैट इज़ द रीज़न वाई ये हमेशा हायर पी मल्टीपल पे मिलता है। और जो पी होता है वो री रेट नहीं होता, क्योंकि जनरली काफ़ी प्रिडिक्टेबल अर्निंग होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिन में अगर आदमी एक बार नहा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार नहा लेगा, 4 बार तो नहाएगा नहीं, है ना, जुकाम हो जाएगा उसको। वही अगर कोई प्रोडक्ट है एफएमसीजी का खाने का सामान है तो खाने का में अगर आदमी मॉर्निंग में 1 बिस्किट खाता है तो मुश्किल से 2 बिस्किट खा लेगा, 4 बिस्किट तो खाने नहीं लगेगा। तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स होते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा री रेट नहीं होता है, री रेटिंग नहीं होती है। नॉटस्टैंडिंग सेल्स के बारे में बात रहे हैं। अगर आप सेल्स को देखें तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला कांस्टेंट सेल्स रहेंगी, आपको दिखाई पड़ेगा कांस्टेंट सेल्स चल रही हैं, कांस्टेंट प्रॉफिट्स रहेंगे, ना ज़्यादा घटेंगे ना ज़्यादा बढ़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर आपको 6603 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाई पड़ रहा है। दैट इज़ बिकॉज उन्होंने क्वालिटी वॉल्स को सेल किया था। अच्छा किया सेल कर दिया, क्योंकि क्वालिटी वॉल्स में क्वालिटी है ही नहीं। जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़े ना कि क्वालिटी वॉल्स, तो वहाँ समझ लो क्वालिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। जहाँ दिखाई पड़े रॉयल, तो वहाँ समझ लो रॉयल्टी नाम की कोई चीज़ है नहीं। जहाँ लगे होटल डीलक्स, तो आप समझ जाना चाहिए होटल डीलक्स में डीलक्स नाम की कोई चीज़ है नहीं। नॉटस्टैंडिंग प्रमोटर्स के बारे में बात करें, प्रमोटर्स को कंपनी में कॉन्फिडेंस है, कोई भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुई है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस ही किया है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, जबकि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 50% बढ़ा लिया है। द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ये वैल्यू जरूर ऑफर कर रहा है आपको, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर इन फेमस है लंबे समय तक कंसोलिडेट होने के लिए। अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये स्टॉक 2000 से लेकर के 2010 तक का जो समय था, आपको दिखाता हूँ, जस्ट ब्रिंग आउट टू यू, क्योंकि आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। 2000 से 2010 का जो समय था, देख रहे हैं आप, उसमें स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। 4-5 साल स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं आया, और उसके बाद स्टॉक कंपाउंडेड लाइक एनीथिंग। देख रहे हैं मेरी बात? तो ये स्टॉक लंबे समय तक कंसोलिडेट करने की क्षमता रखता है। अगर आप देखें, यहाँ देखो आप, 2014 से लेकर के 2018 तक कोई रिटर्न नहीं। कैन यू सी दिस? तो 4 साल इन्वेस्टर्स की कमर तोड़ दी उसने, और उसके बाद क्या भागा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी पिछले 2-3 सालों से कंसोलिडेट कर रहा है, इन्वेस्टर्स की कमर तोड़ रहा है। तो लंबे समय तक ये कंसोलिडेट कर सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे आपको अच्छा डिविडेंड भी देगा और ग्रोथ भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 ईयर्स के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। बाई चांस अगर ये स्टॉक आपको 1900 से 2000 के बीच में मिल जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, आई एम नॉट श्योर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आपको मिल जाता है दोस्तों, ये स्टॉक आपको कोविड के टाइम के प्राइस से मिल जाएगा। एटलीस्ट आई विल नॉट बी एबल टू मिस आउट दिस स्टॉक एट प्राइस बिलो 2000. That is all from my side, friends. Thank you so very much. Bye bye for now.